अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात के 3 साल तकरीबन मुकम्मल होने को हैं और अब इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं और इंतखाबी जल्द से जुलूस और हमें जो इंतखाबी मुहिम है आज़ाद कश्मीर में तो नज़र आई ही, लेकिन इसके अलावा भी हमें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आइंदा के लिए सफबंदियाँ हो रही हैं, लेकिन ऐसे में ये जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है जनाब कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कैसी रही, इसने 3 साल में क्या खोया क्या पाया, क्या वो वादे जो उन्होंने किए थे वो उन्होंने पूरे किए या नहीं, और आइंदा इंतखाबात में उनके लिए क्या चांसेस हैं। स्पेशली उस वक्त जबकि इंतखाबी इस्लाहात की भी बात हो रही है तो उसमें भी अपोजिशन और हुकूमत क्या एक पेज पर आ सकेंगी या नहीं। बहुत सारे इससे जुड़े मामलात हैं जिन पर आज खुसूसी बात होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और आज ख़ास तौर पर चूँकि हमारा ख़ास प्रोग्राम तो हमें आरिफ हमीद भट्टी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वन एंड ओनली आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपको भी खुशामदीद कहती हूँ शो में। तो आज सबसे पहले भट्टी साहब से ही बात का आगाज़ करेंगे। यूँ तो भट्टी साहब मईशत है, अमूर ख़ारजा हैं, इसके साथ गवर्नेंस है और एहतसाब, ये 3-4 चीज़ें बड़ी बड़ी जिन पर हम परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट ने मायूस किया या आपको लगता है कि ठीक है बेहतर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे आपके प्रोग्राम से पता चला कि तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई और उसके 3 साल हो गए। अच्छा। मैंने तो क्योंकि मैं उस इमरान खान साहब को जाता हूँ जो कह रहे थे कि मैं IMF वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊँगा, खुदकशी कर लूँगा। जब बिजली पेट्रोल गैस और पेट्रोल महंगा हो तो आपका PM समझे करप्ट है। वो कहते थे कि 10 से 12 अरब रुपये रोज़ाना करप्शन होती है, मैं ख़त्म कर लूँगा। अगर बकौल आपके कि इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई है तो ये तीनों चीज़ें, हम IMF के पास भी गए, पेट्रोल बिजली गैस की कीमतें भी बेपनाह इजाफा हुई। अगर फ़र्क है तो सिर्फ पहले वज़ीर आज़म की नेम प्लेट पे लिखा था नवाज शरीफ और अब लिखा है इमरान खान। बाकी हालात मेरा ख्याल है वैसे ही रहे हैं। आवाम के लिए बेहतरी नहीं आई, महंगाई बढ़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हद तक के उन्होंने कोशिश की, एहतसाब की, लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि उनके साथ टीम नहीं थी। अगर उनके साथ टीम अच्छी होती तो शायद वो बेहतर डिलीवर कर पाते। ठीक, लेकिन इमरान साहब आपको क्या लगता है, एहतसाब में तो मेरा ख्याल फुल मार्क्स देंगे लेकिन जनरली कैसा रहा आपके ख्याल से दौर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमरान खान साहब ने जिस तरह से ख़ुद को और अपनी जमात को पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अवाम के मसीहा के तौर पे पेश किया था और एक पूरी नस्ल, नौजवान नस्ल जो है उनके शाना बिशाना खड़ी हो गई थी, उसको जो ख्वाब दिखाए थे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इन 3 सालों में जब ख्वाबों की ताबीर का वक्त आया तो इतने भयानक तबीर हुई है, इतनी भयानक तबीर हुई है उसकी कि लोग परेशान हो गए हैं। इमरान खान, अभी आरिफ हमीद भट्टी साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने जो कहा था इनको टीम की कमी नज़र आई। वो कहाँ थे 200 एक्सपर्ट्स जो इन्होंने इलेक्शन से पहले कहते थे कि 200 एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, हर शोबे में माँ की इनकलाबी तब्दीलियाँ कर देंगे। एहतसाब की जब आप बात करते हैं, कौन सा एहतसाब? अवाम की तो ख्वाहिश थी, हम सब की। मीडिया ने तो जितना सपोर्ट किया इमरान खान साहब को उतना किसी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हम ये समझते थे कि मुल्क की लूटी हुई दौलत लुटेरों से वापस आएगी, लेकिन किसी सियासतदान से 1 रुपया वापस नहीं आ सका। तो ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इमरान खान साहब की इन 3 सालों में अगर नाकामियों की बात करें तो एक लंबी दास्तान है जिसमें काफ़ी वक्त चाहिए। अच्छा, लेकिन वैसे उमूर ख़ारजा पर तो सब लोगों का एक ख्याल आता है कि जी शायद बेहतर परफॉर्मेंस रही है। कश्मीर का इशू भी भट्टी साहब आप अग्री करेंगे, कुछ बेहतर अंदाज में लड़ा? मकबूजा कश्मीर 72 साल की बाद हमें माशाल्लाह आज़ाद हो गया, उधर लोगों के मसाइल हल हो गए, उधर लोग इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, मैं 3 सालों में इमरान खान को एक क्रेडिट देता हूँ, एब्सोल्युटली नॉट, जो अमेरिका ने उन्होंने रिफ्यूज़ किया। उस बात पर मुझे फ़ख्र था कि मेरे वज़ीर आज़म माजी के लोग नीचे लेट जाते थे, कांप जाते थे। सही। लेकिन इसके अलावा अगर मकबूजा कश्मीर का कहें उन्होंने अच्छा किया है तो 72 सालों में वो 35 फुट 375 नहीं लगा सका था। 5 अगस्त 2019 को हुआ वैसा का वैसा है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो खुद यकीन दहानी कराई थी कि मैं 90 दिन में आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी, मुझे
बादियुल नज़र में ईमानदारी से कह रहा हूँ कोई भी तब्दीली नज़र नहीं आई। मासवाए इमरान खान की करप्शन नहीं है, करप्ट नहीं है, लेकिन उनकी टीम में करप्शन के मुकाबले हो रहे हैं। ठीक है, चलिए लाली साहब से पूछते हैं। लाली साहब, आपको तब्दीली नजर आई कुछ 3 सालों में? पहली बात तो ये है कि हमारे दूसरे जो मेहमान हैं और इमरान याकूब थोड़ा सा ये सोचें कि ये विरसा में आया क्या था इमरान खान को। ये तो ऐसे बात करते हैं जैसे हर चीज़ हंकी डोरी था और इमरान खान आके डिसअपॉइंट किया है। तो थोड़ा सा मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि विरसे में क्या आया। भाई, टॉप 10 करप्ट और डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड में एक उसका ये विरसे में आया पाकिस्तान। एक गवर्नमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर चोर और अब भगोड़े, वो विरसे में आया। दुश्मन ऑन द ईस्ट ऑफ द बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर, वो विरसे में आया। और एक सिस्टम जिधर चोर घर में बैठ के बेल ले रहा है, हाँ, और चोर को कहा जा रहा है पुलिस को कि 10 दिन नोटिस दो इसको तुम्हें अरेस्ट करने के पहले। ये सिस्टम भी उनको मिला। फाटाफ ग्रे लिस्ट से वो ब्लैक लिस्ट पे आने वाले थे। अच्छा, फिर इलेक्शन हुई, भाई उनकी सिंपल मेजॉरिटी थी, वो भी नहीं था। उन्होंने उन लोगों के साथ काम करना पड़ा जो उनको, मैं नहीं कहता नफरत थी, मगर वो उनकी कोई खास मिलाप नहीं थी, MQM और काफ लीग। अच्छा, फाइनेंसेस 2 हफ्ते के पैसे रह गए थे और फौरन जो आया अपना शलवार पेन चेंज किया और भागा सऊदी, UAE, चाइना, खशकोल लेके। खुदा के लिए हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स के लिए पैसे रह गए हैं। और फिर जब असेंबली में जाके बात करना चाह रहा था तो उसको रोक दिया, कहने लगे तुम बात नहीं कर सकते। हल्ला गुल्ला, वही जो इनका एक ही चीज है जो कर सकते हैं। और फिर क्या, फिर आ गया कोरोना। तो माफ करिए, ये था विरसा। अब आप अगर चाहते हैं मैं आप बता सकता हूं क्या क्या। लेकिन आपने जो 1-2 चीजें कही है, मैं उस पर जरा कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। भट्टी साहब, आपने ये कहा कि जी IMF के पास क्यों गए, कशकोल लेके क्यों गए, लेकिन हिलाली साहब कह रहे हैं हालात ही ऐसे थे, जाना पड़ा। अब उस पर हम क्या उन्हें कहें? मैं खान साहब को 30 सालों से जानता हूं। मैं उनकी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल था। वो मैं चाहें तो उस पर भी आ जाते हैं, लेकिन वो आपका टाइम नहीं होगा। मैं ये जो बातें गुजारिश की है, जो उन्होंने हुक्म किया था, अभी तो मैंने अपनी राय दी नहीं। उन्होंने फरमाया था मैं IMF के पास जाऊंगा। अच्छा। तो ये उन्हें पता होना चाहिए था। वो कह रहे थे मेरे से 250 एक्सपर्ट मेरे पास हैं, हमें KPK के हुकूमत से एक्सपीरियंस मिल गया है। गुड गवर्नेंस के लिए आपको IMF और वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ता, आपको ऑनेस्ट अफसर और कॉम्पिटेंट अफसर लगाने पड़ते हैं। मैंने सिर्फ अर्ज किया है जो इमरान खान साहब ने खुद और कौम से वादे किए थे। क्या स्टील मिल उन्होंने कहा था अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलाऊंगा, वो चल पड़ी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगा। रेलवे फ़ायदे में आ गई, मैं माफ़ी मांगूंगा। PIA फ़ायदे में आ गई, मैं माफ़ी मांगूंगा। गुड गवर्नेंस 1% करप्शन में कमी आई तो मैं तब भी माफ़ी मांगूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान हाँ 72 साल का गंद साफ कर सकते थे एक दिन में, 3 सालों में नहीं। कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी होता हलाली साहब हो, लेकिन एक डायरेक्शन तो होती नहीं। 3 सालों में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, ठीक है। इमरान खान इधर बता दे कि एक स्कूल की हालत अच्छी की हो, एक सरकारी अस्पताल की हालत अच्छी की, सिर्फ एक स्कूल, बाकी पूरा मुल्क है। हलाली साहब मुझसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान को जानते हैं। यार 1-3 अच्छे काम बता देना जो करप्शन मिनिमाइज करने के लिए किए हो, तो मैं भी तारीफ करूं। मेरा भी दिल कर रहा है, मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैं इससे बहुत बेहतरी की उम्मीदें रखता था, लेकिन मैं जब गवर्नर देखता हूं तो करप्शन का मुकाबला लगा हुआ। ठीक, लेकिन इमरान साहब, आपको लगता है कि जो पहले मुल्क चल रहा था वो ज्यादा बेहतर चल रहा था, अब ज्यादा खराब हो गया या वैसा ही चल रहा है जैसे चल रहा था? देखिए, गुजारिश ये है, भट्टी साहब मैं इस पे ज़रूर बात भी करूंगा, राय भी लूंगा। भट्टी साहब ने अभी जो कहा ना, या हिलाली साहब जो फरमा रहे थे, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि जब आपको अक्सरियत नहीं मिली थी तो कौन सी आपकी इतनी मजबूरी थी कि आप तो MQM के खिलाफ गए थे लंदन में इलेक्शन लड़ने। आपने तो चौधरियों को डाकू करार दिया था।
आपने तो इन सब के बारे में वो बातें की थी कि जो सबके सामने जो यहाँ मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी अगर अक्सरियत नहीं मिली थी उस तरह से तो आप रिफ्यूज कर देते। आप कहते जनाब हमने ये हुकूमत बनाएंगे, दूसरों को आप एक्सपोज करते। लेकिन मुझे ये लगता है भट्टी साहब कि जिस तरह माजी में, मैं इमरान खान साहब को दोष नहीं देता सारा, लेकिन माजी में जिस तरह दूसरी सियासी जमातों के लोग झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे करके हुकूमत में आए, उसी तरह से फिर इमरान खान साहब खलाली साहब की राय सबसे काबिल है। मैं ना अगर पीपल्स पार्टी की पहले 3 दफा हुकूमत रही या नून की आती, हमें कोई उम्मीद ही ना होती इन्होंने बेहतर करनी है। हमें पता माजी में भी इन्होंने लूटमार की, इन्होंने अब भी करनी है। इमरान खान से हमने उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी उनके दावों के मुताबिक, इसलिए मैंने ये अर्ज किया। अदरवाइज हिलाली साहब से जान लेते, हो सकता है जो भट्टी साहब जो कह रहे हैं कि हमने उम्मीदें कुछ ज्यादा लगा ली हूं, लेकिन उसमें कोई उम्मीद तो बढ़ आती। ये तो फिर अब आपका कसूर है ना। लेकिन हिलाली साहब, जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, कोई आप 3-4 काम गिनवा दें उन्हें जो अच्छे काम आपकी नजर में बेहतर किए हैं उन्होंने, जो पहली हुकूमतों ने नहीं किए। ओह वेरी गुड, ये तो आपसे दावत मिल गई है बोलने की। पहले चीज़ तो मैं उनको ये कहूँगा कि जिस तरीके से इस आदमी ने कोरोना को हैंडल किया है वो तो नंबर 3 हो गया है ना वर्ल्ड में, रेटेड ऑब्जेक्टिवली नंबर 3 बेस्ट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने कोरोना को हैंडल किया है। अच्छा, करप्शन के बारे में ये कहते हैं करप्शन कम नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कम हुआ है इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं है। अनलाइक 10 साल पहले सब करप्ट थे, ये तो प्राइम मिनिस्टर कम से कम करप्ट नहीं है। और रिकवरीज भी हुई हैं, नैब से पूछें कितने रिकवरीज हुई हैं, रिकॉर्ड रिकवरीज हुई हैं। ये भी आपको मैं बता दूं और क्या क्या किया है। 822,000 कितना होता है? 8,22,000 करप्ट लोग। ग्रेड 21 में भी कोई शरीक थे, उनका नाम था BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उनको निकालना पड़ा, वो निकाले गए। उसके बाद 12,000 फी फैमिली को 15 मिलियन लोगों को पैसे मिले। ये कोई कम है एज अ फीट? आई थिंक इट्स अ गुड फीट। हाउस बिल्डिंग लोन्स पे आ जाएं, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट किया है, रिकॉर्ड सीमेंट प्रोडक्शन हुआ है। और जो लोगों ने अपने रेंट पे पैसे बचाए हैं वो उसको दिया है कर्जे वापस करने के लिए। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और 30 और इंडस्ट्रीज को बड़ा अच्छा फिलिप मिला है। कामयाब पाकिस्तान, किसान को लोन्स 5 लाख तक, अर्बन वर्कर को लोन 5 लाख तक, ये भी इट्स ऑन द एनुअल और शुरू हो गया है। रिकॉर्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्रॉप्स, गंदम, राइस, मेज, शुगर केन, ये सब रिकॉर्ड पे है। और उससे भी बड़ी बात, जो काश्तकार था उसको पैसे फौरन मिल गए। ये नहीं कि जब गया पैसों के लिए उन्होंने टाल दिया, उसको कहा अगला साल आओ या वडेरे से, और पैसे भी बढ़ाए हैं उनके। अच्छा, अब आप आ जाएं IPPs, 1100 अरब सर्कुलर डेट। प्रीवियस गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा सर्कुलर डेट? इसलिए कि उन्होंने 34,000 वॉट्स को खरीदा जब उनके पास ट्रांसमिशन के लिए सिर्फ 24,000 वॉट्स के पैसे थे। ठीक है ना? 10,000 वॉट्स के पैसे मुफ्त कंपनीज को देते थे, इसलिए कि उनको किकबैक्स, कमीशन और कर्जा मिला। और इसके भी पैसे उन्होंने रीनिगोशिएट करके कम किया। करंट अकाउंट डेट 20 बिलियन अभी सरप्लस में है भाई। FBR रिकवरीज रिकॉर्ड है, पहले इतना नहीं हुआ था। टैक्स पेयर्स फ्रॉम 1.5 to 2.7 टैक्स पेयर का बढ़ गया है नंबर्स। फाटाफ के ऑब्जेक्शंस, अभी सिर्फ एक ऑब्जेक्शन रह गया है, वो इसलिए है और इसलिए हमने वो लिस्ट से नहीं निकले हैं कि अमेरिका चाहता है हमारे पे प्रेशर के अंदर रखे। आ जाइए टेक्सटाइल बूम, फैसलाबाद में लोग मशीनरी बेच रहे थे, टेक्सटाइल मिल्स ओनर्स मशीनरी बेच रहे थे स्क्रैप पे, क्योंकि कॉटन नहीं, पैसे नहीं और प्रोडक्शन नहीं। अब क्या हुआ है? वो इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी, बूम हो रहा है।
बिलियन ट्री इनिशिएटिव, उसका तो आप लोग बात ही नहीं करना चाहते, ग्रीन पाकिस्तान बात नहीं करना चाहते, टूरिज्म पे बात नहीं करना चाहते, डैम्स बन रहे हैं। आइए इलेक्शन रिफॉर्म पे, उस पे आती हूँ मैं हिलाली साहब, उस पे आती हूँ बाद में, उस पर हम डिटेल में बात करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा मौका भी दे, देखिए मैंने दोनों के बराबर टाइम दिया है। मेरे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होगा। ले सर, मैंने दोनों के बराबर आपको अकेले को टाइम दिया है, लेकिन आपने जो चूंकि पॉइंट्स अच्छे उठाए हैं तो उन पे ज़ाहिर है रिस्पॉन्स तो मैं लूँगी, लेकिन इमरान साहब पहले आप बताएं, वो इतनी अच्छी चीज़ें हैं और वाकई इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज की गई हैं, जैसे कोविड की उन्होंने बात की है, जैसे बिलियन ट्री है, जैसे एहसास प्रोग्राम को, तो आप लोग ये किसी खाते में नहीं गिन रहे। मैं इस पे भट्टी साहब भी रोशनी डालेंगे, मैं हल्का सा आपको बता दूं, पहले जो हिलाली साहब फरमा रहे थे ना, बिलियन ट्रीज में जो करप्शन की दास्तानें हैं ना, वो भी सबके सामने है, उसमें भी डिटेल से काफ़ी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये कि ये कोरोना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह को कोई ख़ास रहमत हो गई कि हम बचे हुकूमत की तरफ से। अगर इनकी हुकूमत की कारकर्दगी में जाएं तो आप ये देख लें कि आज इतनी देर में वैक्सीन कितने % लोगों को लगी है। आपके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो मेन शहर हैं उनमें तो आप अपना टारगेट वैक्सीन का अचीव नहीं कर सके, तो बाकी आप पूरे मुल्क की क्या बात करते हैं। इसी तरह से ये अगर आप तमाम चीज़ों में आ जाएं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, माफिया है जिन्होंने अपना पूरा एक पोल किया हुआ है। अब मुझे बताएं, सीमेंट की बात करते हैं, 60% सिर्फ वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो एक साल पहले सीमेंट की बोरी 395 से 400 रुपए की थी, आज ठीक एक साल के बाद वो 630 से 640 रुपए की है, क्योंकि वो प्रोडक्शन ही सिर्फ 60% कर रहे हैं। उनको हुकूमत का उन पर कंट्रोल ही नहीं है, कार्टेल है। अगर आप सरिये की बात करें, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्शन की बात की है, एक साल पहले जो सरिया 1,07,000 रुपए का टन था, आज 1,70,000 रुपए का टन है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये अगर महंगाई की आप बात करें, दूसरी चीज़ों की, टेक्सटाइल की बात कर लें, अल्लाह का फिर शुक्र अदा करें कि आप कोरोना से बच गए। इंडिया और बांग्लादेश में क्योंकि कोरोना ज्यादा था, तो ना जो अच्छे काम है वो अल्लाह का शुक्र है, जो बुरे काम नहीं तो वो इंडिया में आपकी कोशिशों से ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। बांग्लादेश में आप जहाँ पे वहाँ पे मुतासिर ज्यादा बात ये है कि वहाँ वो मुतासिर थे, अल्लाह ने आपके लिए एक मौका दे दिया, चले अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है आपने ये किया। लेकिन गुजारिश ये है कि आपने जो मुझे एक वो कारकर्दगी बता दें जो उसमें 100% आपकी वजह से हुई। अच्छा भट्टी साहब, कोई अच्छा काम नहीं हुआ इमरान साहब की बात से? मैं अपना सारा टाइम हरदिल अजीज जफर हलाली साहब को देता हूं, क्योंकि मैं इमरान खान साहब पे पूरा साल राउंड दी क्लॉक 365 दिन बात कर सकता हूं, लेकिन मैं उनको टाइम देता हूं। मैं मुख्तसर कर देता हूं। जब इमरान खान साहब आए थे, आटा कितने का था? कपास बहुत ज्यादा हुई ना, गंदम बहुत ज्यादा हुई। जब इमरान खान आए थे, आटा कितने किलो था, अब कितना किलो है? ठीक। चावल कितने रुपए किलो था, अब कितने किलो है? इस मुल्क में फिनांस मिनिस्टर के मुताबिक 70% से 80% लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं। अगर वो एक वक्त का खाना खा रहे हैं पूरा, तो मैं गर्दन उतरवा लूंगा। जिसकी मुल्क में 80% इनकम 20,000 से कम है, उसके 5 बच्चे हैं। सही। मुझे बताएं, उसका पिछले साल बिजली का 2018 में बिल कितना आ रहा था, आज कितना आ रहा है? गैस का कितना आ रहा था, आज कितना आ रहा है? उसकी एक रोटी 4 रुपए की थी, अब 12 रुपए की हो गई है। वो 3 रोटियां खाए तो 36 रुपए की रोटियां आ गई। दाल की कम से कम प्लेट थड़े वाले पे 40 रुपए की है। हो सकता है चंद अमीर लोगों को, जैसे इंडस्ट्री इन्होंने ज्यादा फेवर दी है, ये जो हाउसिंग सोसाइटी का माफिया पाकिस्तान में एक सर्वे कराए मेरे कहने पे, 2-2, 3-3 मरले के घर कितने बन रहे हैं और 2-2, 4-4 कनाल के कितने बन रहे हैं। इम्यूनिटी जो दी है ना ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, वो चल पड़ी है। अभी मैं गवर्नर्स की तरफ नहीं आया, अभी मैं इमरान खान साहब की उस कबीना की तरफ नहीं आया जिसमें सारे वली हैं और वो साहब का द्वार में किस किस दौर में क्या क्या करते रहे, और इमरान खान उनके बारे में क्या कहते रहे, मैं नहीं। और करप्शन स्कैंडल तो अभी भी आए हैं। करप्शन स्कैंडल है, मैं कह रहा हूं करप्शन बढ़ी है, ये मेरी राय है, गलत हो सकती है और मुकाबला है। हाँ ये है कि इमरान खान पे करप्शन का एलिगेशन नहीं है। मैं इन्वेस्टिगेशन भी तो होती है, रिपोर्ट्स भी बनती हैं स्कैंडल्स के ऊपर, ये तो पहले देखिए जर्नलिस्ट का काम होता है खबर देना, जर्नलिस्ट जज और थानेदार नहीं होता। हुकूमतें का काम इंक्वायरी कराना, रिपोर्ट मंगाना, JIT नहीं, कानून पर अमल दरामद कराना है। साबिक सदर पकड़ा आपने, अच्छी बात है, पहले भी आसफ अली जरदारी अंदर रहे।
साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पकड़े, अच्छी बात है, उन्होंने मुबैना अरबों की करप्शन की, वो पहले भी पकड़े गए। शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ, सारे, आसफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, सराज, सैकड़ों नाम ले ले, किसी एक से एक रुपया अगर रिकवर हुआ, इन सब जो मैंने पॉलिटिशियन बताए हैं, जरा मुझे वो नाम बता दे, और इन पर अखराजात हुकूमत के कितने लगे हैं। ये दो बातें। लेकिन इसमें तो फिर सिस्टम भी इन्वॉल्व है ना भट्टी साहब। अब अकेले इमरान खान ने पकड़ के तो सजाएं नहीं देनी थी ना। मेरी बहन, सिस्टम जफर हलाली या आरफ हमीद भट्टी ने नहीं, हाकिम वक्त जो भी होगा ना, अब 3 साल का जवाब इन्हें देना है। पहले 72 साल का गंद था, नवाज शरीफ ने किया, जरदारी ने किया, लेकिन ओवर टू हलाली साहब, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। एक ब्रेक ले लेते हैं हिलाली साहब, काफी पॉइंट्स जमा हो गए हैं, तो आप अच्छी तरह तैयारी कर लें। एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो देखते हैं कि क्या वाकई कोई अच्छा काम नहीं हुआ, या वाकई मईशत और मजबूरियां ऐसी थी कि बहुत सारे काम जो कर सकते थे प्राइम मिनिस्टर वो नहीं कर पाए। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। गर्मा गर्म बहस हो रही है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही कैसी और कैसी होनी चाहिए थी। अब हिलाली साहब की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जो चार्जेस दोनों जानिब से आयद किए जा रहे हैं तो उसका अकेले बेचारे हिलाली साहब तने तनहा कैसे जवाब देंगे। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं? लेकिन बहुत सारी चीज़ों में तो बात सही है, जो रिपोर्ट्स बनी भी करप्शन के हवाले से, उनके ऊपर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आया। बहुत सारी रिफॉर्म्स हो सकती थी, वो नहीं रिफॉर्म्स की। ऐसा तो कर सकते थे प्राइम मिनिस्टर साहब, इसमें तो कोई पैसे भी नहीं खर्च होते। अच्छा, अब आप सुनिए, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है ये ख़त्म हो गई है क्या? ये किसी ने रोक दिया है? वो 33 रुपया जो मनी लॉन्ड्रिंग में नैब ने पकड़ा है, वो जो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ चार्ज है, जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ चार्ज है, वो किसके पैसे? वो 1 रुपया भी नहीं है। वो 33 बिलियन इनका, उनमें 1 रुपया नहीं है उसमें। मैं कहता हूँ सब उनके हैं। अभी ये केसेस ख़त्म नहीं हुए हैं, ये केसेस अब शुरू हुए हैं। ना नवाज शरीफ, ना मरियम नवाज, ना शहबाज, ना हमजा, ना वो फैमिलीज बाहर, और जो फैमिली सिंध के हर एक रिश्तेदार, जो एक अजीम पोस्ट में एक आदमी है, उसका हर एक रिश्तेदार बाहर है सिंध से भागा हुआ, काका और क्या नाम है। ये केसेस चल रहे हैं भाई। मगर अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं तो ऐसे रिफॉर्म्स लाएं जो प्रोसीजरली पैसे टाइम कम हो जाता है, एविडेंस रिक्वायरमेंट को वेव कर दें, वो कल पकड़े जाएंगे। अच्छा, कभी भी हमारे 2 दोस्तों, ये 2 मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं, ये दोनों ने मगर एक चीज नहीं मेंशन किया कि भाई ऑयल प्राइस का क्या चक्कर है, कि अगर ऑयल प्राइस महंगा हो तो दूसरे चीजें महंगे नहीं होते हैं, कि माने सिर्फ पाकिस्तान में वो महंगे नहीं होते हैं, दूसरे जगह बहुत बाढ़ में जाए। ये कमाल है। पेट्रोल प्राइस, एडिबल ऑयल प्राइस का मालिक मुझे कह रहा है कि तबाहकुन प्राइस राइज हो रहा है। मलेशिया से वो अपना वो मंगवाता है तेल, उधर देखिए प्राइस राइज क्या हो रहा है। और वो क्या करे? ही हैज टू पास इट ऑन। वो खुद तो नहीं रखता, हालांकि करोड़पति है, मगर वो इसका $400 बिलियन का इंपोर्ट है। क्या करे? वो देना ही पड़ता है लोगों को कि भाई ये कीमत पे लो। पेट्रोल प्राइस 11 रुपया तो नेब्रा मांग रहा था, वो क्या है वो नेप्रा, वो वट एवर इट इज, और इन्होंने 5 रुपया कर दिया। इसके माने कि अगर आप 100 रुपया का पेट्रोल खरीदें, आपको 4 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, मगर वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। और शायद वाकई सही, अगर पॉवर्टी लाइन पे 80% लोग हैं तो शायद वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तड़प रहे हैं लोग। मगर क्या ये इमरान खान का फॉल्ट है? ये क्या उसका कसूर है? उसने इंटरनेशनल प्राइसेस किए हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही है। जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम नहीं, मैं कहता हूँ यू वांट टू ब्लेम समबॉडी, ठीक है करें आप, मगर ये भी बताएं ना कि किस तरीके से वो हैंडल करता, जो ऑयल प्राइस राइज पास ऑन नहीं होता। अब एक और चीज पे आए जो आगे फिर ये बातें नहीं करें। मैं आपको बताता हूं कि ये इन लोग, अब पता चला है कि ये इलेक्शंस, ये 2 पार्टीज जो हैं, चोर पार्टीज, ये क्यों जीतते रहे हैं? ये इसलिए जीतते रहे हैं कि ईच ऑफ द पार्टीज, इनके पास 20-30 हजार
NICs हैं जाली, इनका नाम है इलेक्टेबल्स। ये जो इलेक्टेबल्स जो पाकिस्तान में बार बार जीत के आते हैं, आपके ख्याल में इनमें कोई ऐसी खूबी है कि ये इलेक्ट्रेट और सबको निकाल देती है, भुट्टो के लड़के को हरा सकती है, नवाज शहबाज शरीफ को भी हार जाता है इलेक्शन में, मगर ये इलेक्टेबल कभी नहीं हारते। अभी आप पता करें कितने हजार NICs इनके पास हैं जो वोटिंग के वक्त डालते हैं। ये 249 जो हुआ है कराची में, आपका क्या ख्याल है? इसमें कुछ नहीं हुआ। साहब आप फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, मैं जरा अभी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें। मगर जब मैं नहीं यार, वो तो मैंने इकोनॉमी पे तो आपको थोड़ा सा जवाब दे दिया, मगर आप एक लेकिन इसमें और भी चीजें हैं ना ऑफ इलेक्शंस। जी वो उस पे हम आते हैं, लेकिन इलाही साहब देखिए उसमें और भी चीजें हैं ना, गवर्नेंस है। अगर इकोनॉमी पे तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन अच्छे लोग, अच्छे ऑफिसर। 52 बिलियन, देखिए समीना लिसन टू मी, 52 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग पे खर्च रही थी। क्यों पता है आपको? 52 बिलियन क्यों एडवर्टाइज करने गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, और गवर्नमेंट का नहीं, नवाज शरीफ का परफॉर्मेंस, जरदारी का परफॉर्मेंस। इतना अब कितने हो गए? 2 बिलियन दे रहे हैं सिर्फ। देखो कोशिश तो उसने किया है, हर लिहाज से कोशिश किया है। नहीं, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया है इलाही साहब। मैं इस पे जरा कमेंट लेती हूँ इमरान साहब और भट्टी साहब। ये तो आप लोग माने कि उन्होंने अपने खर्चे कितने कम किए हैं, वही दौरे जो पहले इतने महंगे बड़े बड़े खर्चों के साथ होते थे, अब वो बहुत कम किए हैं, और अपनी वुज़रा को भी अब वो ये कह रहे हैं। जो मैं वाकया सुनाने लगा उसका मौजूदा सियासी हालात से दूर तक कोई वास्ता नहीं, दूर तक। एक बंदर को जंगल का शेर बना दिया जाता है। वो कहते हैं यार पहला शेर है ना, वो भेड़िया हर एक को खा जाता था, लूट जाता था, मारता था, बड़ा किसी का बच्चा महफूज नहीं था। तो ये बंदर बेजरर सा है, ये किसी को खाए पिएगा नहीं, सारे अपनी ज़िंदगी मौजेंगे। कुछ दिनों बाद जंगल खैर बंदर खूब मौजे शोजे करता है, सारे हाथी शेर सलाम करते हैं। एक दिन हिरनी का बच्चा आ जाता है, कहता है जंगल के बादशाह मेरे बच्चे को भेड़िया उठा के ले गया, तो तू ऐसी मेहरबानी कर कि मेरा बच्चा महफूज वापस आ जाए, मैं रो रो के बुरे हाल हूँ। वो बंदर एक दरख्त जब लगाता है दूसरे पे तेजी पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे से 10वें 12वें पे। खैर वो बेचारा हिरनी रो रही होती है, वे अल्लाह के जंगल के बादशाह मेरा बच्चा। कहता देख मैं तेरे बच्चे को तो नहीं ला सकते, लेकिन मेरी आड़ियां जानियां देख, मेरी कोशिश देख, मेरी कोशिश। अब मेरी गुजारिश ही है, मुझे इससे गर्दनी महंगाई हमेशा अमीर आदमी को फायदा देती है। इसकी मैंने 12.5 साल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया। मुख्तसर आपका टाइम है ना, ये कप है, मैं 100 रुपए का बनाता हूँ, 110 रुपए का बेचता हूँ। महंगाई 5 हुई है, मैं 115 की बजाय 120 कर दूंगा, अपना प्रॉफिट और मार्जिन बता दूंगा। इस दौर में अगर गरीब आदमी की रोजमर्रा की अशिया में कमी हुई, बिजली पेट्रोल गैस 250-300 रुपये बढ़े हुई, हम हाँ तो फिर मैं कह रहा हूं हुकूमत अच्छी है। अगर करप्शन में कमी हुई तो समझे इंसाफ हो रहा है, एहतसाब ठीक हो रहा है। अगर करप्शन में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, फिर कहीं ना कहीं खामी है। हाँ जरदारी ये ठीक कहते हैं, 90 साल 70 साल उन्होंने गंद डाला है, लेकिन मेरा वज़ीर आज़म अब इमरान खान है। अब मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि मोहतरम आपने मुझे हुक्म किया था कि पहले डाकू थे, आप तो डाकू नहीं है, तो आपने तो पंजाब के 5 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, आप तो रिफॉर्म्स पे यकीन रखते थे, आपने तो 5 IG बदल दिए, आपने तो 4 फिनांस मिनिस्टर चेंज कर दिए। कभी आप भट्टो का फिनांस मिनिस्टर ले आते हैं, कभी किसका ले आते हैं। आप तो 5 साल में फिनांस मिनिस्टर नहीं पैदा कर सके। 22 साल PTA की जदोजहद में एक फिनांस मिनिस्टर, एक मच्छर बना देता है। ये नाना पाटकर कहता है मैं नहीं, इमरान साहब। लेकिन इमरान साहब ये जो परफॉर्मेंस है, चलिए इस पे तो हमने काफी नहीं, पहले मेरी गुजारिश सुन लें। हिलाली साहब ने ना तेल की प्राइसेस में आलमी मंडियों का जिक्र किया था, तो मेरे लिए इंकशाफ था कि क्या सिर्फ इन 3 सालों में हमने आलमी मंडियों से तेल खरीदा है, या पिछले 72 साल भी हम आलमी मंडियों से खरीदते रहे हैं? पहली दफ़ा तो नहीं खरीदा। हिलाली साहब आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जब आलमी मंडियों में फी बैरल तेल की कीमत 139 यानी $139 फी बैरल थी, उस वक्त आपके और मेरे पाकिस्तान में ऑयल बिकता था 65 रुपये फी लीटर, और आज जब आलमी मंडियों में $75 फी बैरल है, उस वक्त आपका पेट्रोल बिक रहा है 118 रुपये लीटर। पर ये डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब इस पे काफ़ी उन्होंने वो लिखा भी है, आपको प्राइम मिनिस्टर के भी वो मामले खसूसी भी कुछ अरसा रहे हैं और उनकी बड़ी टीम में थे।
वो इसीलिए बात ये है कि हमें तो ये देखने कि क्या वहाँ कीमतें कम हुई या ज़्यादा हुई, हमें इसका क्या रिजल्ट मिला। दूसरी बात ये जो भट्टी साहब फरमा रहे थे कि जिस गरीब को मजदूर ने रोटी से पेट भरना होता है, वो उसका पेट बर्गर खाने से, पिज्जा खाने से नहीं भरता। उसे जब 5 की जगह 10 रुपए और 12 रुपए की रोटी मिलेगी, वो 3 रोटियां लेगा, उसका क्या असर होगा। चावल आप देखें, चावल इन 3 सालों में, इस पे काफी बात होगी। थोड़ा सा मुझे ब्रेक की तरफ जाना, मैं चाह रही हूं इसको कंक्लूड कर दें। परफॉर्मेंस आप लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छी रही है, उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इमरान खान साहब एक थी, मैं माफी चाहता हूं, उस पे वो नहीं हुए, लोगों के लिए हो सकता है पूरे हुए, अच्छी बात है, यकीनन उन्हें 5 साल के लिए इलेक्ट किया। अब इमरान खान साहब से उम्मीद की जो मेरी राय है वो ये है कि क्योंकि हमें ये गुमान था कि इमरान खान साहब एक ईमानदार आदमी हैं, वो करप्ट नहीं है, माली तौर पे वो करप्शन नहीं करते, लिहाजा वो करप्ट लोगों को पकड़ेंगे और करप्शन का खात्मा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इसलिए दुख होता है, तकलीफ होती है कि वो उस तरह से ना तो करप्ट लोगों को पकड़ सके। तो आइंदा आ रहे हैं या नहीं आ रहे? शॉर्ट कमेंट में जरा आप लोगों से ले लूं। आइंदा पीटीआई की गवर्नमेंट आपको लगता है कि बन सकती है इस तरह की परफॉर्मेंस के ऊपर, या अभी 2 साल बाकी हैं, शायद उसमें कोई मुआवजा हो जाए? भट्ट साहब देखिए, परफॉर्मेंस पे तो नहीं, लेकिन जिन्होंने पहले बनाई थी 18 में, वो अब चाहेंगे तो वो फिर बना देंगे। सच है। अच्छा। मैं बता दूं, फिर डाकू कहते थे, उसको साथ मिला लिया। इलेक्टेबल के सबसे ज्यादा इमरान खान खिलाफ थे, इलेक्टेबल को उन्होंने बुलाया ना, मैंने तो साथ नहीं मिलाया। अच्छा। मैं ना होता, मैं इख्तियार में ना आता। लेकिन ये बात लंबी है, लेकिन जिन्होंने पहले बनाया था वो अब भी बना लेंगे। मेड इन इत्तेफाक सरिया। मेरी राय इसमें बिल्कुल भट्टी साहब के साथ है कि अगर उन पर दस्ते शफकत हुआ तो वो हुकूमत बना लेंगे, फिर इलेक्टेबल्स भी आ जाएंगे, दूसरे भी उनके साथी मिल जाएंगे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस से, क्योंकि वो लोग भी परफॉर्मेंस आपके ख्याल से वो हल्के भी परेशान है इस परफॉर्मेंस से। अच्छा, इसलिए फिर जो है ना, इस डिजास्टर से चेंज भी आ सकता। तो क्या कोई और चॉइस है? अगर इमरान खान नहीं तो फिर कौन हो सकता है? इसी वजह से दोबारा पीटीआई बना सकती है गवर्नमेंट, हिलाल साहब? पहली बात तो ये है कि ये जो इन लोगों ने कहा है, ये उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं और आपको जाना पड़ा इसलिए कि आपको कहा गया था कि तुम IMF में जाओ, नहीं तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वर्ल्ड बैंक और ADB और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और हर चीज़। तो जब आप IMF के पास जाते हैं तो शर्त होते हैं एंड यू हैव टू ओबे। मगर जिधर आप पैसे कम कर सकते हैं आपने कोशिश की और किया। पेट्रोलियम लेवी जो उसके ज़माने में, नवाज शरीफ के ज़माने में 2018 में 25 से 30 रुपया होता था, आज 11 रुपया है। और एक और लेवी, एक टैक्स जो 30 रुपया होता था, वो 5 रुपया हो गया है। तो जिधर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है वो करती है। बट आपने वादा किया है IMF से कि आप कुछ चीजें हैं नहीं करेंगे और आप कर नहीं सकते उसको। दूसरी बात प्लीज अंडरस्टैंड, एंड दिस रिफर्स कि आपने कहा कौन जीतेगा, ये होगा। अगर ये 20,000 30,000 वोट्स ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खत्म कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इमरान खान अगर रीजनेबल परफॉर्मेंस ये 2 साल करें तो ये एक सॉलिड मेजॉरिटी विदाउट कोएलिशन पार्टनर्स लेके आ सकता है। ये 2 साल अगर वो रीजनेबल काम करे, ये एक कंडीशन है। लेकिन दूसरी कंडीशन पे डिटेल में आके बात करते हैं, ठीक है? और दूसरी फाइनल वर्ड उसके बाद मुझसे मत पूछे। फाइनल वर्ड ये है कि 10 मिलियन ओवरसीज जो वोटर्स हैं उनको मेहरबानी से किसी तरीके से ये दूसरे पार्टीज को, जिनको उनको कुछ वोट नहीं मिलेगा, उनमें से बहुत कम मिलेगा, उनसे प्लीज उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दें, उनका हक दें और उनसे फेयर प्ले करें। ओके, चलिए, ये आपने हमारा जो सेकंड मरहला है उसके हवाले से अब बात खोल दी है, तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो खुलकर इस पर बात करते हैं। जी, आने वाले दिनों में इलेक्शन रिफॉर्म्स हो पाएंगे या नहीं? शेख रशीद साहब भी ये कह चुके हैं कि हुकूमत और अपोजिशन आने वाले दिनों में कुछ बेहतर सूरत हाल में होंगे और बात भी करेंगे। तो क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी या नहीं और किस किस्म की होंगी, इस पर बात होती है एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम जमातें, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इवन बहुत सारे मामलात पर ये कहती है कि जी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए थे 2018 के, और उससे पहले भी बहुत सारे इलेक्शंस हमेशा ही मुतनाज़ रहे हैं।
लेकिन इसका हाल यही है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करके सियासी जमातें एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर लाएअमल इख्तियार करें ताकि सबको इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करने में मुश्किल ना हो। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि इस सिलसिले में ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के साथ अपोजिशन का ताबुन नहीं, अपोजिशन के हुकूमत पर इस मामले पर इल्ज़ामात हैं। शेख रशीद साहब ने एक पेशन गोई की है कि जनाब आने वाले दिनों में आपस में बेहतर रवाबित होंगे जिसके बाद मिल बैठ कर कुछ बातचीत हो सकेगी। क्या उन्होंने कहा, सुन लीजिए। अपोजिशन से अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, हमें इलेक्शन इस्लाहात पर मिलकर बैठना चाहिए और कश्मीर के इलेक्शन के बाद हम मिल बैठेंगे। तो जनाब देखते हैं ये उनकी ख्वाहिश है या फिर कोई ख़बर है कि मिल बैठने जा रहे हैं। तो ख़बर की चूँकि बात है तो पहले फिर भट्टी साहब से खबर ले लेते हैं। भट्टी साहब, कोई ख़बर है कि मिल बैठेंगे? नहीं, जो मिल बैठे हुए हैं हुकूमती इत्तेहादी वो एक काल की मार है, MQM, काफ लीग, GDA। अच्छा, बदकिस्मती है। इलेक्टेबल जो जनूबी पंजाब के मिले, मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाह रहा। हाँ, इमरान खान का 72 साल में सबसे बड़ा मार्का होगा वो इलेक्शन इस्लाहात कर जाए। जो भी हारता है माजी में वो हमेशा जीतने वाले पे इल्ज़ाम लगाता है धांधली का, और धांधली होती भी है, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। मैंने 10-12 इलेक्शन कवर किए हैं, 100% होती है। इमरान खान का ये बहुत बड़ा कारनामा होगा क्योंकि ये पुराने जो मगरमच्छ है नून लीग और पीपल्स पार्टी के, इन्होंने एक एक हल्के में, मैं चैलेंज करता हूँ, 20-25 हज़ार जाली वोट बनाए हुए जिन पे मैंने काम किया है, पकड़ा हुआ जाके, पकड़ा हुआ है। एक एक बंदा 4-4 वोट डालता है। हाँ, एक तो अपोजिशन साथ नहीं देगी, दूसरी जो नहीं नजर आते वो भी नहीं होने देंगे रिफॉर्म्स। मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि इसमें अगर बिल्कुल इलेक्शन इमरान खान करा जाता है, हिस्ट्री में वो अच्छे लफ्जों में याद आएगा। 72, 40, 50 सालों से हम हारने वाला धांधली का इल्जाम लगा रहा है। हाँ कि ये अच्छी बात है, अपोजिशन की नीयत खराब है क्योंकि उनके जो इलेक्टेबल है उन्होंने भी 40-50 हल्के में वोट बनाए होते हैं जाली। ID कार्ड असली होता है। लेकिन मेरा ख्याल है अपोजिशन नून लीग तो कभी भी नहीं मानेगी। लाहौर में हमजा नवाज शरीफ के हल्के में मैं आपको 18 से 22 हज़ार वोट दे देता हूँ जिनका वजूद ही नहीं है, जो उधर रहते ही नहीं है। हाँ, ये इमरान खान का एक अच्छा है। लेकिन वो अकेले कर भी लेंगे तो ये तो जमातें नहीं मानेंगी, ये जमातें भी नहीं मानेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है जहां मेरे पर जलते हैं वो भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनका भी किरदार खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो भी कभी किसी को 2/3 मेजॉरिटी दिला देते हैं, कभी किसी को बहुत वीक पोजीशन में लाते हैं क्योंकि उन्होंने पीछे डोरें हिलानी होती हैं। अच्छा। अब इससे ज्यादा मेरे पर जलते हैं। हलाली साहब को मैं बहुत ज्यादा कायल हूँ उनकी गुफ्तगू का। लेकिन इमरान साहब, फिर इसका मतलब इलेक्शन रिफॉर्म्स तो एक ख्वाब ही रहेगा। देखिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों ख्वाब रहेगा? इलेक्शन रिफॉर्म्स इसलिए ख्वाब रहेगा कि मैं बड़ी माजरत के साथ मैं समझता हूँ PTI के खुद अपने लोग भी सीरियसली ये नहीं चाहते कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों। इमरान खान साहब ज़रूर चाहते हैं लेकिन उनकी टीम में वो लोग शामिल हैं जो खुद इलेक्शन नहीं जीत सकते अगर प्रॉपर इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएं और मेरिट पे इलेक्शन हो। लेकिन इलेक्शन एक्ट में तो उनके लोगों ने वोट दिए हैं। वोट इसलिए दिए हैं कि उन्हें अभी भी ये पता था कि अभी तो ये तजवीज़ है, अभी आप देखिए इस पर क्या होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान के लिए ये मसला आप समझे है क्या, जो आपका पिछला सवाल इससे जुड़ता है ना कि इमरान खान साहब क्यों हम समझते हैं कि शायद अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो इस तरह इतनी सीटें ना जीत सकें बल्कि शायद इससे आधी सीटें जीतें। वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने लोगों को जो ख्वाब दिखाया था उसमें तब्दीली का ख्वाब वो पूरा नहीं हो सका। लोगों के लिए मसाइल बढ़ गए हैं। लोग चाहते थे कि ये रिफॉर्म्स लाएं, लोग चाहते थे कि ये करप्शन का खात्मा करें, लोग चाहते थे जमहूरियत का हुस्न बहाल हो। ये हमेशा नाम लेते थे बल्दियाती इदारे, इन्होंने क्या किया उनके साथ? भाई असल तो चीज़ ये ग्रास रूट लेवल पे इन्होंने कुछ किया। लोगों के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, जब वो हल नहीं होंगे तो लोग इनसे मुतनफ़र होंगे। इमरान खान इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगी, मुझे मुश्किल नजर ना आ रही। ठीक है, हिलाली साहब, आपको क्या लगता है अकेले कर पाएंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले रिफॉर्म्स? और अगर कर भी लें तो अगर ऑपोजिशन की पार्टीज मानेंगी ही नहीं तो फिर तनाज़ा तो पहले की तरह खड़ा ही रहेगा ना, ना वो इलेक्शन को मानेंगी ना रिफॉर्म्स को मानेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। इलेक्टेबल्स जो है, जैसे भट्टी साहब ने कहा था, 20-30 हज़ार जाली वोट्स। आई मीन क्या फ़ायदा ये इलेक्शंस का? ऑनेस्टली क्या फ़ायदा ये इलेक्शंस का? और इसीलिए जब मॉरल वेट ऑफ इलेक्शंस कम हो जाती है, इसीलिए
तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है जब वो आके आंख में आंख मिला के बात करता है तो ये बकरी हो जाते हैं। इसलिए इनको पता है कि इन्होंने जीता कैसे। मगर अगर ये नहीं होता, अगर ऐसी चीटिंग नहीं होती, तो मेरे ख्याल में उनकी जरूरत नहीं होती आके इनको आंख में आंख मिला के देखें, बिकॉज फिर ये ट्रूली कह सकते हैं वी आर द पीपल, वी आर द मैन फ्रॉम द पीपल, हम इनके साथ आए। तो मेरे अपने ख्याल में ये आई डोंट थिंक कि ये ख़त्म हो सकता है। मगर जैसे इमरान याकूब ने कहा है, अगर हमारे इमरान खान ये एक तोहफा दे के जा सकता है, सुनहरी रंग में उसका नाम अच्छा, लेकिन भट्टी साहब ओवरसीज वोट इतना मैटर करेगा जिसकी तरफ हिलाली साहब भी इशारा किया, और अक्सर लोगों का ख्याल है कि पीटीआई तो कर ही इसलिए रही है ताकि ओवरसीज एक तो टोटल ना जितना है वो उतना कस नहीं करता, लेकिन ओवरसीज को वोट होना चाहिए। उनका डॉलर तो इधर जायज है, इनके वो बेचारे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाते हैं। इमरान खान की 3 काम मैंने कहा, एक जो उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, एक इलेक्शन रिफॉर्म्स में कोशिश मैं क्रेडिट दे तो ओवरसीज को मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मेरी भी ख्वाहिश है रखे निफा पर नहीं होगा, क्योंकि इमरान की जो टोकरी में अंडे हैं वो भी नहीं चाहते। और ये इलेक्शन एक साइंस, करप्शन, पाकिस्तान ने अगर किसी काम में तरक्की की है, करप्शन में, एक धांधली में, एक जालसाजी में। हलाली साहब के एक बड़े फेवरेट हैं सलमान दानिश, पूरी दुनिया कलम उठी है, खुदा का वास्ता है ये फॉरेंसिक ऑडिट करा लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वजीर आजम, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, लेकिन उस टच से मस नहीं होता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं, वो डेली जालसाजी जाली रेटिंग। हिलाली साहब बात आप उस तरफ ले गए हैं। भट्टी साहब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने ये भी देखा है, एक हमारे आपके बड़े मकबूल और धारदिल अजीज चीफ जस्टिस थे जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था और उसके बाद पैमरा को ये डायरेक्शन दी गई थी कि आप क्यूमुलेटिव जो है रेटिंग आप 4 कंपनी से वो लेंगे और उसके बाद उसमें आप टाइम हो रहा है। अलह हलाली साहब आपकी प्राइम मिनिस्टर मैंने सुना बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं, चलो हमारा तो कभी तल्लक होता था 25 जुलाई 2018 से पहले। कौन कह रहा है? मेरा उनसे बहुत ज्यादा एहतराम का रिश्ता था 25 जुलाई 2। अब उन्हें कहें कि हाई कोर्ट का फुल बेंच एक फासला करके गया है कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए और 5 कंपनियां कराई जाए। अब मुझे बताएं, अगर रोजाना 5 साल बाद इलेक्शन में धांधली गलत है तो रोजाना 22 करोड़ आवाम की रेटिंग में जालसाजी कैसे जायज है? उन्हें कहें यही रिफॉर्म्स कर दे। 100 हिलाली साहब मैं इस पे बात करता हूं आपको। मैंने एक ट्वीट कल परसों भेजा था, वो आप देख सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पे, इमरान खान के नोटिस पे। अब मैं उसके बाद फिर करूंगा और करता रहूंगा। और मैंने और भी कुछ लोगों को पूछा है कि इसलिए कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में गुनाह है, ये इलीगल नहीं है, ये तो गुनाह है। अगर आप एक डेमोक्रेसी है तो यू कांट बी लाइक दैट। अच्छा, वैसे हिलाली साहब मैं ये समझता हूँ, हिलाली साहब मैं समझता हूँ, चले सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को तो आप छोड़ दें, एक चीज ये ऐसा खुला सच है जो सबके सामने है। अगर आपको ये नजर आ रहा है कि इसमें ये मामला इस तरह से हो रहा है, तो क्या मीडिया जो सबके इंसाफ की बात करता है, क्या वो मीडिया जो सबके हकूक की बात करता है, क्या वो मीडिया जो सबके इश्यूज को हल करने की बात करता है, उसका जो सबसे मेन ये इशू है उसको हल करने के लिए तरफ किसी की तवज्जो नहीं है? क्या वजीर आजम साहब को इसका खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए? साहब तो हर जगह बड़ा डिफेंड करते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया बड़ा आजाद भी है, तो उसके साथ जो उसकी रेगुलेशन है वो भी उतनी आजाद। मैं हलाली सबसे एक आखिरी गुजारिश करता हूं, देखिए वजीर आजम खुद मेरिट की करते हैं और मैं कहता हूं वजीर आजम ईमानदार है। हम यही कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट कर रहा है वो, उसे शफाफ करा दे रेटिंग। हम कोई नहीं कह रहे कि ऐसे करो या ऐसे करो, उसका फॉरेंसिक ऑडिट करा दे ईमानदारी से, तो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक, इतना मुतालबा सिर्फ। चलिए जी, देखते हैं इस मुतालबे पे भी कुछ होता है या नहीं। चलिए आप लास्ट कमेंट कर लें लाल साहब, लास्ट मिनट ही है हमारे पास जी। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने एक बड़े ओहदेदार से पूछा है कि अगर एक प्राइवेट सिटीजन अपील करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला इंप्लीमेंट किया जाए, वो हो सकता है कि नहीं? वो कह रहा है कि मैं काम करके तुम्हें जवाब दूंगा।
अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या इस हवाले से भी कोई प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेते हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल जो हमारा ओवरऑल टॉपिक था परफॉर्मेंस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, क्या खोया क्या पाया, कितने ख्वाब पूरे किए या नहीं, और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में क्या क्या चैलेंजेस है उसके हवाले से आपने गुफ्तगू देखी। फैसला आपका अपना है, राय आपने मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।